जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस टेस्ट सीरीज़ के फोर्थ पार्ट के ऊपर। तो जैसा हमने स्टार्ट किया है 50 क्वेश्चन हम करते हैं। विविध जीके होता है दोस्तों, और इसमें जीएस प्लस करंट अफेयर और हिंदी का इसमें टॉपिक आपको देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन आपके संविधान से संबंधित है, तो इसको अटेंड कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप पहले वीडियो रोक के अटेंड कीजिए, उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो कोई तो व्यक्ति होगा जिसने कहा होगा। अगर प्रश्न आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। वो व्यक्ति हैं ठाकुर भार्गव दास। ठीक है, तो साथ में ना नोट बनाते रहिएगा, ठाकुर भार्गव दास। ठीक है, चलिए ठाकुर भार्गव दास का नाम आप याद रखना। चलिए अब देखिए इसी के बारे में 2-3 बात और जान लीजिए कि संविधान का आत्मा प्रस्तावना को तो ठाकुर भार्गव दास ने कहा, लेकिन पहचान पत्र किसने कहा। संविधान के प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा, अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो उनका नाम है N.A. पालखीवाला। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, N.A. पालखीवाला। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, N.A. पालखीवाला। ठीक है, चलिए अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना को संविधान का जनकुंडली किसने कहा, तो दोस्तों के.एम. मुंशी याद रखना। क्या नाम है, के.एम. मुंशी। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रख के चलो। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है दोस्तों। ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िए, खुद जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाता है आपका, क्या होगा बताइए। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है, राज्यों का यूनियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे प्रश्न पूछ लूं मैं कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह बात किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में। ठीक है, आर्टिकल 1 में यह बात लिखी हुई है, तो यह भी आप याद रखना। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखिए। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्या है, यह एक मौलिक संविधान है। ऑप्शन बी है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन सी है यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। ऑप्शन डी है विपरीत सभी कथन गलत है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए इसमें 1-2 बात और जान लीजिए। जैसे अपने वहाँ जो भारतीय संविधान है, ठीक है, तो यहाँ पे जो संसदीय प्रणाली है, कौन सी प्रणाली है दोस्तों, संसदीय प्रणाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस देश से लिया गया है, ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो हो जाएगा आपका यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम बोल लो, ब्रिटिश बोल लो या इंग्लैंड बोल लो। ठीक है, याद रखना। और वैसे ही अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए से। ठीक है, ये भी बात आप याद रखना। चलिए अन्य बातें हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर चौथा देखिए। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब संविधान बन के तैयार हुआ दोस्तों तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए तो वर्तमान में लगभग दोस्तों 417 अनुच्छेद हो चुके हैं। कितने, 470, और लगभग कितनी है, लगभग नहीं एग्जैक्टली 12 आपके शेड्यूल देखने को मिलते हैं, यानी कि 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखना। चलिए प्रश्न नंबर 5वां देखिए क्या है। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई। ठीक है, तो जो मूलभूत संविधान था उसमें किस भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो हो जाएगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं DPSP। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसमें आपको देखने के मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, राज्य का लोक कल्याण की जो संकल्पना है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर DPSP का जो प्रावधान है इससे रिलेटेड अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो 36 से लेके 51 तक, ठीक है, आपको DPSP के आर्टिकल, अनुच्छेद और इन अनुच्छेदों के अंतर्गत क्या DPSP के प्रावधान देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
राज्य लोक कल्याण की संकल्पना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों? तो आप वो भी याद रखेंगे, वो है आपका अनुच्छेद 38 और 39। ठीक है, तो इन दोनों में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना का आपको झलक देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, अर्थव्यवस्था से है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय क्षेत्र, इसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है दोस्तों, तो तृतीय क्षेत्र, जिसमें सेवा आता है। सेवा बोले तो जैसे आप गाड़ी में बैठ के इधर से उधर जाते हो तो सेवा है, मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल से जो आप इंटरटेनमेंट करते हो या फिर बात करते हो वो सेवा है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों में सबसे अधिक रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, लगभग दोस्तों इसका 60% रोल है। ठीक है, जैसे मान लो वकील वकालत करता है तो सेवा देता है, टीचर पढ़ाता है तो सेवा देता है। ठीक है, तो ये सभी सेवा क्षेत्र है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो दोस्तों कृषि में मूलतः अदृश्य बेरोजगारी देखा जाता है। ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी तो रहेगी लेकिन दिखाई नहीं देगा। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो ये खेत है। ठीक है, इस खेत में मात्र 2 लोग काम करके इसको अनाज उगा सकते हैं, लेकिन इसी खेत में आप देखेंगे 10 लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, 2 लोग का यहाँ पे काम है, जरूरत है, लेकिन 10 लोग कर रहे हैं, यानी कि 8 लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो बेरोजगार हैं। ठीक है, लेकिन वो बेरोजगार हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी, और इसी को एक अन्य भाषा में, ठीक है, सॉरी, एक अन्य शब्द प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी बात आप याद रखना। चलिए बेरोजगारी आ गया सामने तो डिस्कस कर लेते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है दोस्तों? जैसे जब टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, जैसे इंडस्ट्री है कोई, वहां पे कोई टेक्नोलॉजी यूज करके, ठीक है, क्या किया जाए, मजदूरों का जो संख्या है कम कर दिया जाए। ठीक है, तो अब जो मजदूरों की संख्या कम हुई तो जाहिर सी बात है मजदूर बेरोजगार होंगे, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, उसके बाद खुली बेरोजगारी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो खुली बेरोजगारी क्या होती है दोस्तों? जैसे मान लो आप इंजीनियर हो। ठीक है, आप क्या हो, एक इंजीनियर हो, आपके योग्यता के हिसाब से आपको रोजगार नहीं मिला है, आप किसी ठेले पे पकौड़े तल रहे हो, पकौड़े तौलने का, ठीक है, तौलना नहीं होता है, तलना होता है। ठीक है, पकौड़े तलने का काम कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या हो, आपकी जो बेरोजगारी है वो योग्यता के हिसाब से है। ठीक है, जैसे आप हो इंजीनियर, योग्य हो, आपके अंदर काबिलियत भी है, लेकिन आपके पास इंजीनियरिंग में काम करने के लिए काम नहीं है, तो आप कुछ तो कुछ करोगे, काम करते हुए भी आप बेरोजगार हो। तो इस प्रकार की बेरोजगार को क्या बोलते हैं? खुली बेरोजगारी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए घोषणात्मक बेरोजगारी क्या होती है दोस्तों? जैसे मान लो हुआ क्या कि आपकी सैलरी किसी कंपनी में 20,000 थी, कितनी थी? 20,000। ठीक है, लेकिन आपके 20,000 सैलरी से काम नहीं चल रहा है, तो आप उस जॉब को छोड़ के 30,000 वाली खोजोगे या तो 40,000 वाली, तो जितने समय तक आप बेरोजगार रहोगे उसको बोलते हैं घोषणात्मक बेरोजगारी। उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है। नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो दोस्तों नीति आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का रिपोर्ट का आकलन करके, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, इसकी रिपोर्ट के आधार पर नीति आयोग क्या करता है? गरीबी रेखा निर्धारित करता है। ठीक है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करता है, तो आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए हमने इसके बारे में जान लिया। अब अगर पूछ लिया जाए आपसे कि NSSO का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों इसका स्थापना हुआ था 1950 में। ठीक है, लेकिन कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना, जिससे क्या होगा कि आपको हमेशा के लिए ये तैयार रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो बताइए, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है दोस्तों, यह परिभाषा क्राउमर का है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? दोस्तों हार्ड करेंसी से तात्पर्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग के अपेक्षा कम हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हार्ड करेंसी आप याद रखना, जैसे आपका डॉलर है, ठीक है, यूएसए का डॉलर है, यूरोप का यूरो है,
इन करेंसियों का ना विश्व स्तर पे मांग तो बहुत है, लेकिन इनकी जो सप्लाई है, आपूर्ति है, वो कम है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ी रहती है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं हार्ड करेंसी। ठीक है, सॉफ्ट करेंसी जस्ट इसके अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे यहीं पे प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से हार्ड करेंसी किन देशों की करेंसी है, ठीक है, तो निम्नलिखित में आपके दोस्तों विकसित देश, ठीक है, कौन से देश? विकसित देश। विकसित देशों की जो मुद्रा होती है वो कैसी होती है? वो हार्ड करेंसी होती है, हार्ड मुद्रा होती है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या है। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो दोस्तों आर्यों ने, तुर्कों ने खैबर दर्रे का प्रयोग किया था। ठीक है, ये दर्रा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप इसको याद रखना। ठीक है, ये है आपका उत्तर भारत का एक रफ टफ इमेज। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे एक दर्रा देखने को मिलेगा, ये है खैबर दर्रा। इसका प्रयोग करके आर्य भारत में प्रवेश किए थे, ऐसी मान्यता है, और तुर्क भी भारत में प्रवेश किए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। बाकी दर्रों वाला लेक्चर आपको इसमें मिल जाएगा प्लेलिस्ट। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, तो बताइए इनमें से कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा और सिंधु। ठीक है, गंगा और सिंधु नदी में सबसे अधिक क्या होता है? नाव चलते हैं। ठीक है, इसलिए उसको सबसे अधिक भारत की नौगम्य नदियां कहते हैं। ठीक है, गंगा की जो लेंथ है दोस्तों वो कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है दोस्तों, वो भी आपकी गंगा है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला, तो दोस्तों 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, गंगा के नदी में, ठीक है, गंगा नदी में एक मछली पाई जाती है डॉल्फिन, जिसको गंगा का डॉल्फिन कहते हैं, और जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव का उपाधि प्राप्त है दोस्तों, वो 2009 में घोषित हुआ कि जो गंगा की डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलीय जीव रहेगी अब से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न और पूछ लिया जाए आपसे कि जो गंगा की डॉल्फिन है मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, तो स्वच्छ जल में। ठीक है, तो जो गंगा की डॉल्फिन है वो स्वच्छ जल में पाई जाती है। एक तरह से स्वच्छता का इंडिकेटर के रूप में भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मणिपुर इसका राइट आंसर है। अब ये पूछा ही क्यों गया है, ये फेमस है दोस्तों। देखो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी है, ये आप याद रखना। दूसरी विशेषता क्या है दोस्तों, इसमें एक नेशनल पार्क पाया जाता है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, ये किस प्रकार का पार्क है दोस्तों? यह तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कैसा है? तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, यही एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें भौंकने वाला हिरन पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम संगाई हिरन के नाम से भी जानते हैं, ये भी बात आप याद रखना। हिरन को क्या बोलते हैं? संगाई हिरन, और यह हिरन कुत्ते की तरह भौंकता भी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33%। ठीक है, अगर आपसे मैं प्रश्न पूछ लूं कि वर्तमान में पूरे देश में जो फॉरेस्ट कवर है यानी कि वनों का आवरण है वो कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों वर्तमान में ये 21.67% है। कितना है? 21.67%। होना कितना चाहिए? 33%। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए यहीं पे अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में किस प्रदेश का वन आवरण प्रतिशत की दृष्टिकोण से सबसे अधिक है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका मिजोरम। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। तो मिजोरम को याद रखेंगे आप। लगभग प्रतिशत, जैसे क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टिकोण से देखेंगे तो मिजोरम की 84.53% पर वन आवरण है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रतिशत की दृष्टिकोण से मिजोरम हो गया। अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से पूछा जाए दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। अगर आपसे प्रश्न सिंपली पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर प्रतिशत की दृष्टिकोण से पूछा जाए तो हो जाएगा मिजोरम। अगर सबसे कम पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सबसे कम वन आवरण पाया जाता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। तो याद रखना हरियाणा में केवल और केवल 3.59% ठीक है वन आवरण है, आप याद रखना। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है?
तो दोस्तों वो है वृष्टि यानी कि वर्षा। ठीक है, वर्षा की देखिए वर्षा की वजह से क्या होता है बताइए, वर्षा की वजह से अधिक वर्षा हो गया तो बाढ़ आ जाती है, कम वर्षा हो गया तो सूखा पड़ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है, ये प्राचीन इतिहास से रिलेटेड प्रश्न है और ये आपके क्रम का 16वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के लोग मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से करते थे? तो दोस्तों सेल खड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, और एक दो बातें याद रखिएगा, हड़प्पा, ठीक है, जो हड़प्पा स्थली है इसी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। ठीक है, क्यों है दोस्तों? क्योंकि सबसे पहले 1921 ईस्वी में, ठीक है, दयाराम साहनी ने इसी स्थान की खोज करी थी। किन्होंने? दयाराम साहनी ने। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में। इसी वजह से दोस्तों हड़प्पा स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारूप स्थल भी कहते हैं। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, प्रारूप स्थल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो अभी हमने बात किया दयाराम साहनी। कब किया इन्होंने? 1921 ईस्वी में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? दोस्तों उत्तर वैदिक का समय काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ऋग वैदिक काल का समय काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऋग वैदिक काल की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है दोस्तों, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था ब्रिटिश काल में। यह अपनाया गया था दोस्तों किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है, कब अपनाया गया था? 1580 में। कब अपनाया गया था दोस्तों? याद रखना 1580 में। ठीक है, और ये जो नियम कानून था कर वसूलने का, इसका निर्माण हुआ था 1573 में। कब हुआ था? 1573 में। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या है। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था, वह किसके किसके बीच चली थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता और आगरा के बीच में। इसकी जो लेंथ थी वो 800 मील की थी। ठीक है, और 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है, इसके पीछे का क्या कारण है? दोस्तों ऊंट क्या करता है? अपने शरीर का ताप 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है, इसलिए गर्मियों में भी ऊंट राहत महसूस करता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या है। किस वर्ष में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार को नोबेल पुरस्कारों में शामिल किया गया था? तो दोस्तों 1968 ईस्वी में आर्थिक विज्ञान को, ठीक है, आर्थिक विज्ञान बोले तो इकोनॉमिक सेक्टर को नोबेल प्राइज के लिए लिस्टेड किया गया था। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या है। मोहिनीअट्टम नृत्य, ये जो नृत्य है इसका विकास किस प्रदेश या किस राज्य में हुआ था दोस्तों? तो इसका विकास हुआ था केरल में। ठीक है, मोहिनीअट्टम और कथकली, ठीक है, मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को छोड़ के अगर केरल में आपको कृष्ण अट्टम, ओडम, उसके बाद थेयम, ठीक है, या फिर कुडियट्टम, ये सब देखने को मिलता है, तो दोस्तों वो हो जाते हैं यहाँ के लोक नृत्य, और मोहिनीअट्टम और कथकली यहाँ के क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर में दोस्तों हवा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनको बजाने के लिए हवा का प्रयोग किया जाता है, उसमें फूंका जाता है, उसे बोलते हैं हम सुशीर वाद्य यंत्र। वो हो जाता है बांसुरी। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बांसुरी का विकास कहाँ पे हुआ था या फिर सुशीर वाद्य यंत्रों का विकास कहाँ पे हुआ था सबसे पहले, तो अरब देशों में हुआ था और शहनाई उसमें प्रमुख थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है दोस्तों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपिल के द्वारा। ठीक है, और ये भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है, आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश विशेष रिलेटेड अब हम प्रश्न देखेंगे।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल को है। ठीक है, राज्यपाल कभी कभी क्या होता है, रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति भी भंग कर देते हैं। कब? जब क्या होता है, संवैधानिक विफलता होता है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने 26 प्रश्न कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो बिना शर्माए आप सेशन को लाइक कर लीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी डेली आप टेस्ट अटेंड करने के लिए डेली 7 बजे आप आ जाइएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया 26 प्रश्न। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए किस आर्टिकल के अंतर्गत वो विधानसभा को भंग कर सकता है, तो आर्टिकल 174 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए, बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है, इसका उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था दोस्तों? तो इसका उदय सारनाथ में हुआ था, और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और यह वाराणसी जिले में है, आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि कहां पे की गई थी, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? बताइए किस नदी पर बनी है दोस्तों उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पर। ठीक है, अब आपके लिए एक और होमवर्क है, आप बताएंगे किस जिले में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, तो निम्नलिखित में से कहां पे उपलब्ध है दोस्तों? तो आपको अगर पता है तो आपके दिमाग में जवाब आ गया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर जिले में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ऐसा क्यों है दोस्तों? अगर हम बात करें, ये है हमारा भारत। ठीक है, रफ टफ मैं भारत का, अगर मुझसे कोई गलती होती है स्केचिंग करने में ना, तो आप बिल्कुल भी कोई आहत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अपना भारत महान। ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत। तो इसमें उत्तर भारत में दोस्तों क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको हिमालय देखने को मिलता है। ठीक है, हिमालय इधर से साइबेरियन हवाओं को रोक देता है, और इधर से मानसूनी हवाओं को उस पार नहीं जाने देता है। इसलिए ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय मानसून से क्या रहता है, प्रभावित रहता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो साइबेरियन हवाएं होती हैं ये कैसी होती हैं, कोल्ड होती हैं, ठंडी होती हैं। ठीक है, अगर ये आ जाती तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी हवा जलवायु नहीं रहता। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 32 पे, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहां की गई है वह कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश का जो नौचंदी मेला है यह कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, और मेरठ का जो पेड़ा है वो बहुत फेमस है। ठीक है, और आगरा का जो पेठा है वो बहुत फेमस है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप। और देखिए जो नौचंदी मेला है ये उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। पहला कौन है दोस्तों? फर्स्ट पे क्या है, महाकुंभ। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 2 जगह महाकुंभ लगता है गंगा नदी पर। वो दोनों स्थान कौन कौन से हैं? एक है हरिद्वार और दूसरा है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज का संगम। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का जो होलिकात्सव मनाया जाता है वो किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों वो किस नाम से प्रसिद्ध है प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लठमार होली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 35 पे, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय संग्रहालय मथुरा में स्थित है वो कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1874 ईस्वी में। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए क्या है, अब हम देखेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपका करंट अफेयर भी रिवाइज होता रहेगा, और करंट अफेयर पढ़ने का जो डेडिकेशन है वो भी बना रहेगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर का प्रश्न है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन मार्च 2024 में हुआ तो किस देश में हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था किस देश में, बताइए जल्दी से। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपके जुबान पे ब्राजील आ जाना चाहिए। ब्राजील की राजधानी क्या है दोस्तों? ब्रुसेल्स। क्या है दोस्तों? ब्रुसेल्स। ठीक है, और ब्राजील देश और राजधानी का नाम ब्रासिलिया नामक घास के ऊपर रखा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए,
हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो बताइए किस राज्य में? तो दोस्तों ये है राजस्थान। ठीक है, अब आपका एक होमवर्क है, आप बताइएगा राजस्थान के किस जिले में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए। हाल ही में जारी ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट 2023-24 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? तो बात हो रही है दोस्तों इंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर का। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योरशिप में कौन सा देश आगे है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, बाल भेदभाव कहाँ पे? कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर। तो ये कौन सा देश है दोस्तों? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए है फ्रांस। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बहुत अपशिष्ट क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, और जिससे मानव जीवन और प्लस अन्य जीवन खतरे में आ रही है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 30 मार्च को। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे हिंदी से रिलेटेड प्रश्नों पे। तो यहाँ पे अन्योन्याश्रित का आपको मीनिंग बताना है कि अन्योन्याश्रित का क्या मतलब होता है दोस्तों। तो अन्योन्याश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना एक कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम मेरे बिना नहीं जी सकते। ठीक है, तो क्या हो गया, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, इसको बोलते हैं अन्योन्याश्रित। ठीक है, और इसको अगर आप एक अन्य एग्जाम्पल से समझें तो एक समुद्र में जीव होता है प्रवाल। ठीक है, क्या होता है? प्रवाल। जब मर जाता है तो उसी का एक भित्ति बनता है, दीवार बनता है, जिसको प्रवाल भित्ति कह देते हैं। तो प्रवाल होता है और एक जीव होता है जूजेंथैलिया। क्या नाम है? जूजेंथैलिया। क्या नाम है दोस्तों? जूजेंथैलिया। तो देखिए यहाँ पे जूजेंथैलिया क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है। क्या बनाता है? भोजन बनाता है। ठीक है, यानी कि ये फूड बनाता है और फूड को ग्रहण करता है प्रवाल, और प्रवाल में छोटा छोटा छिद्र होता है, जगह होता है, और अब उन छिद्रों का, ठीक है, उन घरों का प्रयोग करता है जूजेंथैलिया। यानी कि जूजेंथैलिया को मिलता है, क्या मिलता है? जूजेंथैलिया को मिलता है प्रवाल से घर, और जूजेंथैलिया से प्रवाल को मिलता है फूड, यानी कि भोजन। तो दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, इस रिलेशन को बोलते हैं अन्योन्याश्रित। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सिम्बायोटिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिए क्या है। वह सायंकाली बेला जब पशु चरकर वापस लौटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो शाम का समय है, पशु वापस चरकर लौट रहे हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं गोथुली। क्या बोलते हैं? गोथुली। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 देखिए क्या है। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, इस रेखांकित वाक्य का क्या मीनिंग होगा, क्या मुहावरा होगा? ठीक है, तो दोस्तों मीनिंग नहीं बताना है, मुहावरा बताना है। तो इसका मतलब है लुटिया डूब जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 44 क्या है। अनुनासिक का संबंध होता है, जैसे अनुनासिक व्यंजन होते हैं ना, तो इया बोलते हैं आप, अंग बोलते हैं, ड़ बोलते हैं, तो ये क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। तो इनका संबंध दोस्तों नाक और मुंह दोनों से होता है। जब आप इनका उच्चारण करते हैं, इया बोलिए, ठीक है, तो आपके कंठ पे भी जोर पड़ता है और नाक से सांस भी निकलता है सेम टाइम पे, तो इसलिए इसका नाक और मुंह दोनों से संबंध होता है। तो आप ये बात याद रखना। ठीक है, उम्मीद है कि अभी तक आप ठीक होंगे, अगर नहीं है तो पानी पी लीजिए। 6 प्रश्न और बचे हैं, उससे पहले मैं आपको एक बार और बोलूंगा कि यह सेशन दूसरों तक भी शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर आप करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं अगली बार फिर से ऐसे डेडिकेशन के साथ टेस्ट लाऊंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 45 देखिए क्या है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों भाषा निर्माण की सही इकाइयों का अनुक्रम है दोस्तों, पहले आनी चाहिए ध्वनि, ठीक है, फिर उससे शब्द बनने चाहिए, फिर पद बनने चाहिए, फिर वाक्य बनने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 46 देखिए क्या है। साहित्य और समाज का जो अन्यान्यश्रित संबंध है, अब देखिए यहाँ पे अन्यान्यश्रित लिखा हुआ है, अब इसी का ना करेक्ट आपको बताना है क्या है। तो देखिए अगर शब्द करेक्शन करने के लिए आएगा एग्जाम में तो आप बिल्कुल करेक्ट कर लेना अन्योन्याश्रित। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 47 देखिए क्या है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों अभ्युदय शब्द में यण संधि है। कौन सा संधि है दोस्तों? यण संधि है। यण संधि होता क्या है जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि यण संधि क्या होता है। देखिए जब ई और
ऊ मिले तो क्या बनता है, य बनता है। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं दोस्तों यण संधि। ठीक है, अभ्युदय का आप संधि विच्छेद करके देख लो, अभि धन उदय। ठीक है, अभि धन उदय से बनता है अभ्युदय। ठीक है, तो अब यण संधि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 48 देखिए, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है, तो जल्दी से बताइए प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों प्रसून का पर्यायवाची शब्द होता है पुष्प। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखिए क्या है, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई। तो दोस्तों इसको अगर हम रिक्त स्थान को भरें तो इसके लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कि मतलब एक होता है ना कि नुकसान हुआ था फिर से नुकसान हो गया, तो इसको बोलते हैं दोस्तों कंगाली में आटा गीला। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। देखिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए थे एग्जाम में, है ना, और मेरे पढ़ाए हुए हिंदी में से लगभग 3-4 प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए थे। ठीक है, तो आप इस कंटेंट पे ट्रस्ट रख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखिए क्या है, बड़े न हुजय गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कह धतुरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। ठीक है, अब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। ठीक है, यह दोस्तों एक बड़ा ही यूनिक अलंकार है, इसको बोलते हैं अर्थांतरन्यास अलंकार। क्या बोलते हैं, अर्थांतरन्यास अलंकार। अब ये होता क्या है, उम्मीद है कि आपने पहले शायद ही सुना हो। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर मैं एक सामान्य सा शब्द बोल के या सामान्य सा वाक्य बोल के अगर एक विशेष अर्थ निकालना चाहूं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है, अगर मैं एक विशेष वाक्य बोल के एक बहुत ही बढ़ा चढ़ा के एक बढ़िया सा वाक्य बोल के एक सूक्ष्म सा मतलब निकालूं, ठीक है, एक साधारण सा मतलब निकालूं, तो वो भी कहलाता है, क्या कहलाता है, अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए अब हमने 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, ये आपके सामने 10 प्रश्न है। ठीक है, इन 10 प्रश्नों का जवाब जो बिल्कुल सटीक तरीके से, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में सेशन कंप्लीट होने के बाद सही ढंग से जवाब देगा, ठीक है, उसका आईडी, उसका नाम, उसका फोटो इस सेशन के लास्ट में ऐड किया जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें ऐड किया जाएगा, कि आप लोग भी मोटिवेटेड रहो। ठीक है, कि हाँ इस बच्चे का डेडिकेशन है, ये अच्छे से पढ़ रहा है। ठीक है, तो इन 10 प्रश्नों का जवाब बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से दीजिएगा कि यह 10 प्रश्न आपके दिमाग में छप जाए। तो चलिए दोस्तों अब यहीं पे यह सेशन कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, खूब पढ़ाई करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपना सेहत का ध्यान रखें। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, और यह आपका ही चैनल है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए टेक केयर, राधे राधे।